हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या होती हैं। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके संघटक क्या होते हैं। तो व्यावसायिक फर्म की जो सफलता होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि पर्यावरण के जो विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, संघटक होते हैं, वो व्यवसाय से किस प्रकार अंतर क्रिया करते हैं। जिस प्रकार संघटकों की स्थिति होती है उसी प्रकार एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय को उन संघटकों के सापेक्ष अनावृत करना होता है और व्यावसायिक पर्यावरण के बीच में रहकर ही उसे अपने व्यवसाय का संचालन करना होता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण के प्रमुख जो संघटक हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को अब हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इसको हम दो अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट भाग में होता है हमारे आंतरिक पर्यावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट, और सेकंड इसका जो भाग होता है वो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इसको भी हम दो अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग होता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट और नंबर सेकंड इसका जो पोर्शन होता है मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से व्यावसायिक पर्यावरण के जो संघटक होते हैं इसको हमने प्रारंभ में क्या किया, दो अलग अलग भागों में विभक्त किया। नंबर फर्स्ट जो इसका पोर्शन था वो था हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट के जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, सिर्फ पॉइंट्स का मैं यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। इसके जो अंदर की बातें हैं वो इन पॉइंट को पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाते हैं, तो उनके व्याख्या करने की विशेष आवश्यकता मैं यहाँ महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में नंबर फर्स्ट है हमारा इनके जो व्यावसायिक जो हमारे लक्षण होते हैं और उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के नंबर फर्स्ट पॉइंट है। फिर है नंबर सेकंड पॉइंट में हमारे प्रबंधकीय नीतियां जो हमारी पॉलिसीज होती हैं। नंबर थर्ड में है हमारे बिजनेस का क्षमता जो कैपेसिटी ऑफ बिजनेस होती है। फिर है प्रोडक्शन सिस्टम एंड टेक्निक, उत्पादन प्रणाली एवं उनकी तकनीक। फिर नेक्स्ट नंबर पर है श्रम एवं प्रबंध की कुशलता का स्तर। फिर नेक्स्ट नंबर पर है हमारा व्यावसायिक योजनाएं एवं व्यूह रचनाएं, किस प्रकार की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, ये भी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। फिर है हमारे सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण और लास्ट में है वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो ये जो पॉइंट अभी मैंने बताए हैं ये सब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के पॉइंट हैं। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से हमारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और इनका डिटेल क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट भाग होता है इसका माइक्रो इन्वायरमेंट और नंबर सेकंड होता है मैक्रो। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पोर्शन है। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट होता है सप्लायर का, किसमें जो हमारे व्यवसाय का सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण होता है जिसे हम माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है सप्लायर का। अब सप्लायर का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन में हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है,
अब ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल अगर हमको प्रोडक्शन में निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहती है तो फलस्वरूप हमारे व्यवसाय के लाभार्जन की जो क्षमता होती है अत्यधिक होती है। लेकिन वहीं अगर स्थिति इस प्रकार की है कि जो कच्चे माल की उपलब्धता है या आपूर्तिकर्ता व्यक्ति हमें कभी माल की उपलब्धता कराता है और कभी माल की उपलब्धता नहीं कराता, तो फलस्वरूप यहाँ पर जो व्यवसाय के लाभार्जन की स्थितियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आपूर्तिकर्ता व्यक्ति होता है, जो सप्लायर पर्सन होता है, ये सप्लायर हमारे बिजनेस को बहुत हद तक प्रभावित करता है। हम विदेश और अपने देश की तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक की स्थिति है, यही कारण है कि विदेशों में स्टॉक की जो स्थिति होती है अपेक्षाकृत कम होती है और भारत में हमारी जो स्टॉक की स्थिति होती है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, क्योंकि अनिश्चितता की स्थिति में यहाँ पर हमें व्यवसाय करना पड़ता है, व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है। तो जो जोखिम होते हैं उन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कच्चे माल का संग्रहण करके रखते हैं। तो ये हमारे पहले पॉइंट थे सप्लायर। नंबर सेकंड होता है हमारा ग्राहक का। ग्राहक का मतलब होता है कस्टमर। अब ये जो कस्टमर होते हैं ये अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार से मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर जो कस्टमर की जो स्थिति होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हमारे रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड कस्टमर होते हैं, हमारे गवर्नमेंट जो कंसर्न होते हैं वहाँ पे हमारे कस्टमर होते हैं, हमारे फॉरेन कस्टमर होते हैं। तो इन ग्राहकों की या कस्टमर की स्थिति अलग अलग होती है और हमें अपने कस्टमर के उनके जो उपभोग की प्रवृत्ति होती है इसको ध्यान में रखकर अपना व्यवसाय करना पड़ता है। फिर नंबर थर्ड है हमारा कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंद्वी। तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं ये भी व्यवसाय के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगियों के व्यवहार के अनुरूप व्यवसाय को अनेक आर्थिक गतिविधियों का सामना करना होता है और उनमें परिवर्तन लाने होते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटर भी हमारे जो बिजनेस होते हैं इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर पर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे मार्केटिंग सेविंग एजेंसीज, विपणन सर्विस एजेंसियां, ये होते हैं। ये भी हमारे व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसमें विपणन एजेंसी, मीडिया फर्म, काउंसलिंग फर्म, विपणन शोध फर्म आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी एजेंसियां कंपनी के विक्रय को बढ़ाने में सहायता देती हैं। नेक्स्ट नंबर पर है हमारा पब्लिक, जनता। कंपनी के पर्यावरण में जनता भी सम्मिलित होती है। जनता व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी संस्था के हितों को प्राप्त करने की योग्यता पर वास्तविक अथवा संभावित प्रभाव रखता है। जनता के प्रमुख उदाहरण हैं पब्लिक मीडिया, स्थानीय जनता एवं अन्य जनता। तो जो पब्लिक मीडिया होती है या स्थानीय जनता होती है या जो अन्य जनता होते हैं ये भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, अनावृत करते हैं। जिस प्रकार इनके द्वारा
वस्तुओं की मांग की जाती है, रुचि एवं फैशन में तेजी से परिवर्तन होते हैं। तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए व्यवसायी को अपने उत्पादन के कार्य को संचालित करना होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट पोर्शन इसका, व्यवसाय के जो समष्टि या व्यापक पर्यावरण है इसको देखेंगे। मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक पर्यावरण का। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारे आर्थिक कार्य होते हैं, जैसे उत्पादन करना, उपभोग करना, विनिमय करना, वितरण करना, है ना। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं और इन प्रक्रियाओं से हमारी अर्थव्यवस्था बनती है और आर्थिक संस्थाओं का निर्माण होता है। तो जो आर्थिक पर्यावरण है ये भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। नंबर दूसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण। अब सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज में तेजी से सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो जो सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन भी हमारे व्यवसाय को तेजी से प्रभावित करते हैं। उनके सापेक्ष रहकर ही हमें व्यवसाय का संचालन करना होता है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर पर जनांकिकी पर्यावरण। जनांकिकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारी जनसंख्या होती है, जनांकिकी का मतलब जनसंख्या से होता है। तो ये भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जनांकिकी तत्वों में किनको शामिल करते हैं, तो इसमें जनसंख्या का आकार, उनकी वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंग संरचना, इनको शामिल किया जाता है। परिवार के आकार को शामिल किया जाता है। जनसंख्या का आर्थिक स्तरीकरण को शामिल किया जाता है। शिक्षा का स्तर इसमें शामिल होता है। स्वास्थ्य, आवास व पोषण इसमें शामिल होता है तथा जाति और धर्म भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब जनांकिकी पर्यावरण है जिनका उल्लेख अभी मैंने किया है। जिस प्रकार समाज हमारा शिक्षित होता है, जिस प्रकार समाज में स्वास्थ्य की स्थिति रहती है, जिस प्रकार हमारे समाज में जातियों की वर्ण व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से धर्मों का पालन होता है, ये सब हमारे जनांकिकी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। और जनांकिकी पर्यावरण भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। देन है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड होते हैं, हमारा स्थान निर्धारण इसमें इंक्लूड होता है, हमारे मौसम से संबंधित अवस्थाएं इसमें शामिल होती हैं और बंदरगाह संबंधित सुविधाएं इसमें शामिल होती हैं। तो ये जो स्थितियां अभी मैंने जिनका विवरण दिया, ये भी हमारे व्यवसाय के प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रहे, अगर अच्छे बंदरगाह रहे, अच्छे संदेश वाहन और सड़कों की स्थितियां रहें, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता रहे, तो फलस्वरूप यहाँ पर व्यवसाय का तीव्र गति से विकास होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पर है हमारे तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तकनीकी पर्यावरण भी हमारे व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अगर तेजी से इस तकनीकी पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं तो फलस्वरूप हमारा व्यवसाय भी उसी के अनुसार प्रभावित होता है। और अगर तकनीकी पर्यावरण या तकनीकी क्षेत्र में हमारे जो परिवर्तन है कम होते हैं तो उसके अनुसार से भी हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। तो तकनीकी पर्यावरण भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ये हम कहते हैं यहाँ पे।
फिर है नेक्स्ट नंबर पर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण होता है। अब हम पूरे देश की सीमाओं से निकलकर बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण है यह भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। जिस प्रकार के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था होती है, तकनीकी, वैधानिक, राजनीतिक, ये सभी जो बातें होती हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सभी बातें हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। विदेश नीतियां कैसी हैं, विदेशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां किस प्रकार की हैं, किस प्रकार के हमारे समझौते हुए हैं, क्या वैश्विक आर्थिक मंदी है या वैश्विक संरक्षण की नीति है। तो ये सभी बातें हमारे व्यवसाय को अनावृत करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है और ये हमारे व्यवसाय के सभी कंपोनेंट्स हैं, उनके संघटक। अब तीसरे भाग के अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण के बाधक तत्व कौन से हैं।